सुपरमैन जो कि डीसीयू के मोस्ट पॉपुलर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक हैं और इक्रिस जो कि एमसीयू का सबसे पावरफुल इटर्नल माना जाता है। तो क्या होगा अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की टक्कर एक दूसरे से ही हो जाए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमिक सोर्स और आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं डीसीयू के सुपरमैन का एमसीयू के सबसे पावरफुल इटर्नल इक्रिस से। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं डीसीयू के मैन ऑफ स्टील यानी सुपरमैन की। तो एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से सुपरमैन को अर्थ के येलो सन से काफ़ी सारी गॉड लाइक पावर्स और एबिलिटीज़ मिल जाती हैं, जिनमें शामिल है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन स्पीड, नियर इनवल्नरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, सुपरह्यूमन ब्रेथ, हाइपरसोनिक स्क्रीम, टेलीस्कोपिक विजन, एक्सरे विजन और हीट विजन जैसी एबिलिटीज़ भी। उसके अलावा सुपरमैन के पास इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट विजन से लेके गामा रे विजुअल और सुपरह्यूमन हियरिंग जैसी कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। सो अगर बात की जाए सुपरमैन की स्ट्रेंथ की, तो डीसीयू का सुपरमैन अपने पंच से शॉक वेव्स क्रिएट करने से लेके पावरफुल एनिमीज तक को ओवरपावर कर सकता है। उसके अलावा बैटमैन वी सुपरमैन मूवी में तो सुपरमैन ने एक बहुत ही ज्यादा हैवी ऑयल टैंकर तक को उठाया था, जिसका वजन 80,000 टन से लेके 1,20,000 टन के आसपास का बताया गया था। इतना ही नहीं बल्कि सुपरमैन स्ट्रेंथ के अलावा सुपरमैन के पास होती है नाई इनवल्नरेबिलिटी, जिससे कि वो ब्लड से लेके डूम्सडे के पंच तक को भी विथस्टैंड कर पाया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि मैन ऑफ स्टील मूवी में तो वोल्ट इंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपरमैन को उसके ग्रेविटेशनल फोर्स को भी झेलना पड़ा, और वो भी क्रिप्टोनियन एटमॉस्फेयर में, जिसमें कि वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सुपरमैन स्पीड, तो सुपरमैन के पास फ्लाइट के अलावा सुपरह्यूमन स्पीड और सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेस भी होते हैं, जिनसे कि वो वंडर वुमन से लेके स्टेपनवुल्फ तक के अटैक्स को इजीली डॉज कर पाया था। यहाँ तक कि डीसीयू में तो सुपरमैन की स्पीड को वंडर वुमन से बहुत ही ज्यादा और फ्लैश की स्पीड के काफी ज्यादा क्लोज दिखाया गया है, जिससे कि वो फ्लैश तक को भी इजीली डिफीट कर पाया था। अब हम बात करते हैं एमसीयू के सबसे पावरफुल इटर्नल इक्रिस की। सो इटर्नल फिजियोलॉजी होने की वजह से इक्रिस के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपरह्यूमन स्पीड, सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपरह्यूमन स्टैमिना, सुपरह्यूमन रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट, इमॉर्टेलिटी और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी एबिलिटीज भी होती हैं। उसके अलावा वो बाकी इटर्नल्स की ही तरह कॉस्मिक एनर्जी को बहुत ज्यादा हद तक मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे कि वो अपनी आंखों से बहुत ही पावरफुल एनर्जी बीम्स भी प्रोजेक्ट कर सकता है। नाउ इफ वी कंसीडर इक्रिस स्ट्रेंथ, तो बाकी सब इटर्नल्स की तरह ही इक्रिस के पास भी होती है सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, और इटर्नल्स मूवी में तो उसकी स्ट्रेंथ के फीट्स को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। एक तो तब जब वो एक बड़े से डिविएंट को गिलगमेश पे अटैक करने से रोक पाया था, और वो एक डिविएंट के माउथ को अपनी स्ट्रेंथ से ओपन करके उसके इंटरनल ऑर्गन्स को अपनी ऑप्टिक बीम से मेल्ट कर पाया। उसके अलावा इक्रिस की स्ट्रेंथ हमें तब देखने को मिली जब उसकी फाइट बाकी इटर्नल से हुई, और वो थीना और फेस्टोस जैसे पावरफुल इटर्नल्स को ऐसे पटक रहा था जैसे वो खिलौने हो। यहाँ तक कि गिलगमेश के बाद तो इक्रिस ही इटर्नल्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा एमसीयू के इक्रिस के पास होती है सुपरह्यूमन ड्यूरेबिलिटी भी, जिससे कि वो थीना के एनर्जी ब्लेड तक के अटैक्स को अपने एक ही हाथ से रोक पाया था, और उसके अलावा वो मकारी के सुपरसोनिक पावरफुल ब्लोज को भी बिना किसी डैमेज के विथस्टैंड कर पाया। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, बल्कि इक्रिस की ड्यूरेबिलिटी इस लेवल की होती है कि वो फेस्टोस के एनर्जी प्रोजेक्टाइल्स को बिना किसी इंजरी के विथस्टैंड करने से लेके सन के बहुत ही करीब रहकर उससे निकलती हुई सोलर फ्लेयर्स को भी झेल पाया। वहीं अगर इक्रिस की स्पीड को देखा जाए, तो इक्रिस की स्पीड नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले कई गुना ज्यादा फास्ट होती है। इवन वो इतना ज्यादा फास्ट हैं कि वो मकारी की सुपर स्पीड की तरफ इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव था कि वो उसकी स्पीड की तरफ इजीली रिएक्ट भी कर पाया, और वो मकारी को उसकी सुपर स्पीड में कैच भी कर पाया। और जैसा कि हमें पता है कि मकारी एमसीयू की सबसे फास्टेस्ट बीइंग है। सो अब हम आते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन पे। तो पहले अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाए, तो एक साइड से हमारे पास है एमसीयू का इक्रिस, जो कि अपनी स्ट्रेंथ से क्रो जैसे डिविएंट को ओवरपावर करने से लेके मकारी और थीना जैसे इटर्नल्स को भी डिफीट कर पाया। उसके अलावा जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकला था, तो उस टाइम उसने क्लाउड कवर को भी डिस्पर्स कर दिया, जो कि उतनी बड़ी फीट नहीं लगती। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए, तो एक टिपिकल क्लाउड का वेट 5 लाख किलोग्राम्स या 1.1 मिलियन पाउंड्स के आसपास का होता है, जिसको डिस्पर्स करने के लिए इक्रिस को तकरीबन 41.5 गीगाटन्स के फोर्स की जरूरत पड़ी होगी, और ये फीट इक्रिस की स्ट्रेंथ को एट लीस्ट आइलैंड लेवल बना देता है। वही दूसरे साइड से हमारे पास है डीसीयू का सुपरमैन, जो कि लाखों के टन्स वाले एक ऑयल टैंकर को इजीली मूव करने से लेके एक सिंगुलैरिटी तक से भी एस्केप कर पाया था। और ऐसे फीट को अंजाम देने के लिए सुपरमैन को किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी होगी, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक सिंगुलैरिटी को सपोज
सपोजिडली एक ब्लैक होल भी कहा जाता है, जिसमें कि बहुत ही ज्यादा इमेंस पावर होती है। इतना ही नहीं बल्कि बैटमैन भी सुपरमैन मूवी में दिखाए गए एक न्यूज आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो सुपरमैन ने टेक्टोनिक प्लेट तक को मूव किया है और एक एवरेज टेक्टोनिक प्लेट का वेट अप्रोक्सीमेटली होता है 40.7 into 1021 kgs या 40 सेक्सटिलियन 68 क्विंटिलियन 240 क्वाड्रिलियन किलोग्राम्स का। और इतनी ज्यादा वेट को मूव करने के लिए सुपरमैन को जिस लेवल की फोर्स लगानी पड़ी होगी वो उसकी स्ट्रेंथ को आराम से कॉन्टिनेंटल लेवल पे ले जाता है, जो कि इकरस की स्ट्रेंथ से भी कई गुना ज्यादा है। वही अगर इन दोनों के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो जहां सुपरमैन की एज तकरीबन 42 इयर्स की होती है और उसके पास फाइटिंग का उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वही एमसीयू के इकरस को अर्थ पे 5000 बीसी में भेजा गया था ताकि वो अर्थ को डिवियन से प्रोटेक्ट कर पाए, जिससे कि उसे फाइटिंग और कॉम्बैट्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। सो एक्सपीरियंस के मामले में एमसीयू का इकरस डीसीयू के सुपरमैन से बहुत ही ज्यादा आगे हैं। लेकिन अगर इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो जहां इकरस की बॉडी बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होती है किसी भी फिजिकल या एनर्जी डैमेज से, और उसके अलावा वो आउटर स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है। लेकिन जैसा कि हमने इटर्नल्स मूवी में देखा कि इकरस ने एंड पे सन में जाके सुसाइड कर ली, वही सुपरमैन ना ही सिर्फ ड्यूरेबल बल्कि ना ही इनवल्नरेबल होता है, जो कि विथस्टैंड कर सकता है ब्लड से लेके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स तक को, और ये सब फीट्स सुपरमैन को इजीली इकरस से भी बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बना देते हैं। वही अगर स्पीड की बात की जाए तो एक साइड से इकरस इतना ज्यादा फास्ट है कि वो मकारी की स्पीड की तरफ भी रिएक्ट कर सकता है, और मकारी इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि वो बस कुछ ही सेकंड्स में कॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस तक क्रॉस कर सकती है। इतना ही नहीं बल्कि ये बात तो कंफर्म भी हुई है कि मकारी एमसीयू की सबसे फास्टेस्ट बीइंग है, तो मकारी की स्पीड की तरफ रिएक्ट करना और उसे मिड स्पीड में ही कैच कर लेना इकरस को भी काफी ज्यादा फास्ट बना देता है। लेकिन अगर हमें सुपरमैन की स्पीड के बारे में जानना है तो उसके लिए हमें पहले वंडर वुमन की स्पीड को कंसीडर करना होगा, जो कि लाइटनिंग की तरफ भी रिएक्ट कर सकती है, और लाइटनिंग की स्पीड होती है मार्क 351। तो हम सेफली ये भी कह सकते हैं कि सुपरमैन उससे भी ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि हमें जस्टिस लीग में सुपरमैन को वंडर वुमन से भी ज्यादा फास्ट दिखाया गया था। इतना ही नहीं बल्कि फ्लैश जो कि वंडर वुमन और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स से भी ज्यादा फास्ट होता है, तो सुपरमैन उसकी स्पीड की तरफ भी रिएक्ट कर पाया था, जो कि सुपरमैन को इजीली इकरस से भी फास्ट बना देता है, क्योंकि डीसीयू का फ्लैश एमसीयू की मकारी से भी कई गुना ज्यादा फास्ट है। सो इन माय ओपिनियन इस बैटल का विनर सुपरमैन ही होगा, बिकॉज़ जहां इकरस के पास सुपरमैन से भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वही डीसीयू का सुपरमैन कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और फास्ट है एमसीयू के इकरस से, जो कि उसे इजीली इकरस से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर।